डीएम मोमिता सिंह आज वह बाजार अपनी मां के साथ जा रही थी, जो बरसों बाद कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि किसी सरकारी तामझाम की वजह से मां के साथ बिताए जाने वाले इन कीमती पलों में कोई खलल पड़े। तभी मोमिता ने एक बंद पड़ी दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, मां, आपको याद है वह सामने वाली दुकान? बचपन में यहां से आप मुझे स्कूल के लिए सफेद रिबन दिलाया करती थी। उनकी बात सुनकर कमला देवी मुस्कुराई। हाँ बेटी, और तू हमेशा दो की जगह चार रिबन की जिद करती थी। तू कहती थी कि दो खो जाएंगे। ऐसे ही दोनों माँ बेटी हंसकर बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। वे दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी ये खुशियों भरी दुनिया तहस नहस होने वाली है। तभी बाजार की गुनगुनाहट को चीरती हुई तीन पुलिस की मोटरसाइकिलों का खौफनाक सायरन गूंजा। बाइकें तेजी से भीड़ को हटाती हुई अंदर घुसीं। हर बाइक पर दो दो सिपाही बैठे थे, जिनके चेहरे हेलमेट के काले शीशों के पीछे छिपे थे, लेकिन हाथों में लिए डंडों से उनकी नीयत साफ झलक रही थी। एक हवलदार चिल्लाते हुए बोल रहा, चलो हटो, सब रास्ता खाली करो, दुकान के अंदर जाओ, सब ऊपर से हुक्म है, साहब का काफिला निकलने वाला है। यह सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे अपनी दुकानों और ठेलों को अंदर खींचने लगे। जो बाजार अभी जिंदगी से भरपूर लग रहा था, अब वहां एक अजीब सा डर पसर गया था। एक सिपाही ने फूल बेच रही एक बूढ़ी औरत की टोकरी पर लात मार दी, जिससे सारे गेंदे के फूल सड़क पर बिखर गए। एक लड़का जो यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, उसके गाल पर एक जोरदार छांटा पड़ा। जब अफसर का दौरा हो तो मक्खी भी नहीं दिखनी चाहिए, सब साफ चाहिए। एक दरोगा गरज रहा था। उसका नाम था राकेश चौधरी। उसकी तोंद उसकी वर्दी से बाहर झांक रही थी और आंखों में सत्ता का नशा साफ दिख रहा था। इस इलाके में वह अपनी बदसलूकी और घमंड के लिए जाना जाता था। किसी को नहीं पता था कि कौन अफसर आ रहा है, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। यह तमाशा यहां लगभग रोज होता था। मोमिता ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वह बाजार जहां उसकी मां ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी, आज वही वर्दी पहने कुछ लोग आम इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वे किसी के गुलाम हों। मोमिता ने उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक लिया और बिना कोई दखल के वो दोनों आगे बढ़ने लगी। तभी चलते चलते उनके पैर दुखने लगे थे और वह बस एक पल के लिए सांस लेने को एक दुकान के बाहर रखे खाली बक्से पर बैठ गई थीं और अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम जाओ सब्जियां खरीद कर लाओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। बेटी मोमिता बोली, मां अपना ख्याल रखना। इतना बुलाकर मोमिता वहां से चली गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मोमिता की आत्मा को झिझोड़ कर रख दिया। दरोगा राकेश चौधरी की नजर कमला जी पर पड़ी तो वो तुरंत उनके पास गया और दरोगा राकेश चिल्लाते हुए बोला, ए बुढ़िया, यहां क्यों बैठी है? ये वीआईपी रूट है। दिखाई नहीं देता? राकेश की आवाज में जरा भी लिहाज नहीं था। कमला जी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बेटा बस पैर दुख रहे थे, अभी उठ जाती हूं। दरोगा राकेश जहरीली हंसी हंसा, तेरी उम्र के बराबर तो मेरी नौकरी हो गई है। तुम जैसे लोग ही गंदगी फैलाते हो, बाजार में भीड़ लगाते हो। रुको, अभी सिखाता हूं तुझे तरीका। और फिर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजी। ऐसा लगा जैसे उस एक आवाज ने बाजार के हर शोर को निगल लिया हो। बाजार में चारों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई। लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब जहां थे वहीं पर पत्थर बन गए। उसी वक्त मोमिता पहुंची तो देखा उसकी मां का चेहरा एक तरफ झुक गया था और उनकी आंखों में आंसू थे। मोमिता वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस उस थप्पड़ की गूंज थी। वह थप्पड़ सिर्फ उसकी मां के गाल पर नहीं पड़ा था, वह थप्पड़ एक बेटी के दिल पर पड़ा था, जो उसको पाल पोस कर इस लायक बनाया था। उसी मां को उसकी आंखों के सामने एक मामूली दरोगा ने बदसलूकी किया। मोमिता के अंदर गुस्सा इतना बढ़ गया, फिर उसने तेजी उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी मां पे हाथ उठाने की? तुम सब इस बाजार में गुंडागर्दी कर रहे हो। तभी दरोगा राकेश ने चिल्लाते हुए बोला, चल भाग यहां से, ज्यादा ज्ञान मत दे, नहीं तो तुझे भी पड़ जाएंगे। इतना सुनते ही मोमिता के अंदर तूफान खड़ा हो गया। उसने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया।
दूसरी तरफ से फोन उठते ही उसकी आवाज निकली, शांत लेकिन लोहे की तरह मजबूत। मैं सोमपुर जिले की डीएम मोमिता सिंह बोल रही हूं। फोन के दूसरी तरफ बैठा ऑपरेटर हकलाने लगा। जी जी मैडम, तभी मोमिता ने तेज आवाज में बोला। इसी वक्त घंटा घर बाजार में मौजूद दरोगा राकेश चौधरी और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड किया जाए, और एसपी साहब से कहो 15 मिनट के अंदर वो मुझे इसी बाजार में मिले। फोन रखकर मोमिता अपनी मां के पास गई। उसने उन्हें उठाया, उनके आंसू पोंछे और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बाजार की हर नजर अब उन पर टिकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये गुलाबी सूट वाली लड्डच की कौन है, जिसके एक फोन कॉल ने पूरे पुलिस महकमे में धड़कंप मचा दिया था। दरोगा राकेश का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वो कांपता हुआ आगे आया। कौन हो तुम? झूठ बोल रही हो? मोमिता ने अपनी मां को सहारा देकर खद्दा किया और फिर घूम कर राकेश की आंखों में देखा। मैं वो हूं जिसे तुमने एक आम औरत की बेटी समझा, और मैं वो हूं जो अब तुम्हारे इस घमंड को तोड़ने वाली हूं। मैं इस जिले की डीएम हूं और तुमने मेरी मां पर हाथ उठाया है। ये शब्द नहीं थे, बिजली थे जो राकेश पर गिरे थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक 15 मिनट बाद एसपी की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। एसपी साहब लगभग दौड़ते हुए गाड़ी से उतरे। उनके माथे पर पसीना था। मैडम मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मोमिता ने हाथ उठाकर उन्हें कड़े आवाज में बोला। यह गलती नहीं है एसपी साहब, बहुत बड़ा अपराध है। यह कैसा नियम है? बाजार में आम गरीब बुजुर्ग लोगों को ऐसा प्रेताधित और उनके साथ बदसलूकी किया जाए, इसे आप गलती बोलोगे? ये वो सच है जो हर रोज इस व्यवस्था की दीवारों के पीछे घटता है, और आज वो पर्दा हट चुका है। उसी वक्त पूरे बाजार के सामने दरोगा राकेश और उसकी टीम को सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें जबरदस्ती जीप में ठूंसा गया। जो भीड़ अब तक सांस रोके खड़ी थी, अब वो धीरे धीरे तालियां बजाने लगी। किसी ने हिम्मत करके नारा लगाया, डीएम साहिबा जिंदाबाद। मोमिता ने अपनी मां का हाथ थामा और बोली, अब आप ठीक हैं मां? कमला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं, गर्व के थे। आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इज्जत दे दी बेटी। उस रात मोमिता अपने सरकारी बंगले पहुंची। उसका दिमाग शांत था, लेकिन दिल में एक तूफान था। यह सिर्फ एक दरोगा की बदतमीजी का मामला नहीं था, यह उस पूरे सड़े हुए सिस्टम की बीमारी का एक लक्षण था। उसने एक फाइल निकाली जिस पर लिखा था जन सुनवाई। फाइल उन शिकायतों से भरी पड़देशी थी जिन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। कहीं पुलिस की अवैध वसूली, कहीं बेगुनाहों को झूठे केस में फंसाने की दास्तान, तो कहीं किसी गरीब की एफआईआर तक न लिखने की शिकायतें। मोमिता समझ गई थी कि लड़ाई सिर्फ एक राकेश चौधरी से नहीं है। लड़ाई उस सोच से है जो वर्दी को इंसानियत से बड़ा समझती है। अगली सुबह मोमिता ने डीएम की गाड़ी नहीं बुलाई। उसने एक पुरानी हरा रंग का सलवार सूट पहना और एक आम लड़की की तरह स्कूटर उठाकर निकल पड़ी। उसकी मंजिल थी थाना सूरजपुर। जो सबसे ज्यादा शिकायतें यहीं से थीं। वो थाने पहुंची तो पहरेदार ने उसे रोक लिया। कहां किससे मिलना है? तो उसने घबराई हुई लड़की की एक्टिंग करते हुए कहा, एक शिकायत दर्ज करवानी है। इतना बोलकर अंदर चली गई। अंदर थानेदार पान चबाता हुआ बैठा था। उसने मोमिता को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या हुआ, किसके खिलाफ शिकायत है? मोमिता ने नर्म भाव से बोली, यहीं के कुछ पुलिस वालों के खिलाफ। वो मेरे भाई को कल रात घर से उठाकर ले आए हैं और छोड़ने के लिए पैसे मांग रहे हैं। थानेदार जोर से हंसा। अच्छा, पुलिस की शिकायत पुलिस से ही करने आई है? चल भाग यहां से, ज्यादा नाटक किया तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। मोमिता मुस्कुराई। तभी दरवाजे से वही एसपी अंदर आया जो कुछ दिन पहले मोमिता के एक फोन पर बाजार में दौड़ते हुए आया था। थानेदार दरोगा और सिपाहियों की आंखें जैसे उन्हें देखा तुरंत खड़ा हो गया, और दरोगा तेजी से एक सामने रखी कुर्सी के पास गया और कुर्सी को अपने हाथों से साफ करने लगा और उन्हें बोला, साहब बैठिए। एसपी ने उस कुर्सी पे बैठा तो थानेदार ने उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, साहब अचानक इस दास को बिना बताए कैसे आना हुआ? एसपी जैसे कुछ बोलने वाला था, तभी उसकी नजर सामने एक कोने में खड़ी उस मोमिता पर गई। उसने तुरंत खड़ा हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एसपी की इस हालत को देख थानेदार दरोगा की भी होश उड़ गए।
उसके मन में सवाल उठने लगा कि इस लड़की को देख एसपी साहब के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। तो उसने पूछा, साहब क्या हुआ? तो एसपी ने गुस्से में डरते हुए थानेदार को बोला, मूर्ख, इस मैडम को कुछ बोला तो नहीं ना? इस बात को सुनकर मानो थानेदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एसपी साहब ने तुरंत दौड़ते हुए मोमिता के पास गया और बोला, मैडम, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। ये देख मानो थानेदार जैसे जमीन में धंस गया हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह घबराकर बार बार एसपी की तरफ देख रहा था और फिर उसके सामने खड़ी मोमिता की तरफ। मोमिता अब मुस्कुराना छोड़कर गंभीर हो गई। उसकी आंखें तेज और सख्त हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और थानेदार के सामने खड़ी हो गई। गंभीर और ठंडी आवाज में बोली, दरोगा, तुम्हें पता भी है तुमने अभी किससे बात की है? मैं वही मोमिता हूं, जिले की डीएम, जिसको तुमने कुछ देर पहले थाने में डालने की धमकी दी थी। अब बताओ, जनता की शिकायत सुनने के बजाय तुम लोग उनको उठाकर थाने में बंद कर देते हो और पैसे वसूलते हो। यही है तुम्हारा न्याय? यही है तुम्हारी वर्दी की इज्जत? थानेदार हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वह कांपते हुए तुरंत दोनों हाथ जोड़कर मोमिता से माफी मांगने लगा। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, दया कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मोमिता ने उसकी ओर सख्त नजरों से देखा और ऊंची आवाज में बोली, माफी से कानून नहीं चलता। दरोगा, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। आज से तुम इस कुर्सी के लायक नहीं हो। तुम्हें जेल में डालना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ सस्पेंड करती हूं ताकि बाकी पुलिस वालों को सबक मिले। एसपी ने तुरंत सिर झुकाकर आदेश मानते हुए सिपाहियों को इशारा किया। दो सिपाही आगे आए और थानेदार को पकड़ लिया। थानेदार हाथ जोड़कर रोने लगा, मैडम, रहम कर दीजिए, मेरी नौकरी चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मोमिता ने एक कदम पीछे हटकर ठंडी आवाज में कहा, जब तुम किसी गरीब की फरियाद सुनने के बजाय उसे धमकाते और थाने में बंद कर देते हो, तब उसके घर का क्या होता है? कभी सोचा है? यही सोचकर अब अपने घर की चिंता करना। थाने में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब उस महिला डीएम पर थीं, जिसकी आंखों में नरमी नहीं बल्कि न्याय की आग जल रही थी। अगले कुछ मिनटों में थाने का नक्शा बदल गया। अवैध रूप से हिरासत में रखे गए लड़के को तुरंत छोड़ा गया और उस थानेदार समेत 3 पुलिस वालों को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले 3-4 दिनों तक पूरे जिले में एक दहशत फैल गई, एक गुमनाम डीएम का खौफ। कोई नहीं जानता था वो कब कहां किस रूप में पहुंच जाए। कभी वो एक किसान बनकर किसी तहसील ऑफिस पहुंच जाती, तो कभी एक मजदूर बनकर किसी पुलिस चौकी। पूरे शहर में मोमिता सिंह के किस्से सुनाए जाने लगे। एक ऐसा अफसर जो दिखता नहीं, बस इंसाफ करता है। जनता खुश थी, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे कुछ बेईमान लोग बेचैन हो उठे थे। उनकी अवैध कमाई बंद हो गई थी, उनका रौब खत्म हो रहा था। और फिर वही हुआ जिसका मोमिता को अंदाजा था। एक दिन गृह मंत्रालय से एक चिट्ठी पहुंची। डीएम मोमिता द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। यह एक सीधी सीधी धमकी थी, एक चेतावनी थी कि वह अपनी हद में रहे। शाम को उसकी मां उसके पास फोन लगाकर उससे पूछा, बेटी, यह सब खतरनाक है, तू अकेली इन सब से कैसे लड़ेगी? मोमिता ने अपनी मां को बड़े प्यार से कहा, मां, जब आपने मुझे पढ़ाया था तब यह नहीं सोचा था कि लड़ाई कितनी बड़ी होगी। आपने बस यह सिखाया था कि सच के लिए लड़ना है। और वैसे भी मैं अकेली कहां हूं, पूरा शहर मेरे साथ है। लेकिन मोमिता जानती थी कि यह लड़ाई अब और मुश्किल होने वाली है। रात को जब वह अपने काम खत्म करके सोने जा रही थी, तभी उसका एक भरोसेमंद जूनियर अफसर पंकज डरते हुए उसके पास आया। वह बहुत घबराया हुआ था। मोमिता ने पूछा, क्या हुआ पंकज? सब ठीक है। पंकज ने कुछ बोला नहीं। उसने सिर्फ अपने हाथ में पकड़ा हुआ टैबलेट मोमिता की ओर बढ़ा दिया। मोमिता ने टैबलेट पर देखा, एक बहुत पॉपुलर और सनसनीखेज न्यूज चैनल का लाइव शो चल रहा था। स्क्रीन पर मोमिता की तस्वीर थी और नीचे बड्डी बड्डी हेडलाइन चमक रही थी, डीएम के 2 चेहरे। क्या सोमपुर की मसीहा ही सबसे बड़ी मुजरिम है? न्यूज एंकर चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा था। और यह वे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हमारे स्टिंग ऑन ऑपरेशन में सामने आई हैं। ये वही डीएम है जो खुद को अविनाश मिश्रा बताकर घूम रही है। स्क्रीन पर एक धुंधला सा वीडियो चलने लगा। यह वीडियो भीमराव कॉलोनी का था, जहां मोमिता भेष बदल कर गई थी।
वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह चाय वाले को धमका रही है और फिर उसे चुप रहने के लिए पैसे दे रही है। फिर एक ऑडियो चलाया गया जिसमें मोमिता की आवाज को बदलकर दिखाया गया था। एंकर चीख रहा था, एक महिला डीएम एक पुरुष के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रही है? क्या यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या वह ईमानदार पुलिस वालों को झूठे केस में फंसा रही है? आज पूरा देश जानना चाहता है कि यह मोमिता कौन है और उसका असली मकसद क्या है। यह देखकर मोमिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह हमला कोई आम लोगों ने नहीं किया था। यह हमला सिस्टम के एक ऐसे ताकतवर इंसान ने किया था जो सामने नहीं आता। उसने मोमिता की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी पर ही हमला कर दिया था। पंकज ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैम, यह वीडियो देश के हर न्यूज चैनल पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने आपके खिलाफ एक मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। अब लड़ाई थाने या दफ्तर में नहीं है मैम, अब यह लड़ाई पूरे देश के सामने है और इस लड़ाई में सच का कोई गवाह नहीं होता। मोमिता की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं, जहां एक न्यूज एंकर चीख चीख कर उसकी ईमानदारी की धज्जियां उड़ा रहा था। धोखेबाज डीएम सिस्टम को धोखा, झूठे स्टंट की सच्चाई, शब्द कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। यह हमला अप्रत्याशित था। उसने सोचा था कि लड़ाई भ्रष्ट अफसरों से होगी, सिस्टम की धीमी रफ्तार से होगी, लेकिन यह लड़ाई तो अलग ही थी। यह लड़ाई न तोप से थी न तलवार से। यह लड़ाई थी धारणा परसेप्शन से, एक ऐसे झूठ से जिसे इतनी बार दोहराया जा रहा था कि वह सच लगने लगा था। पंकज ने बोला, मैम, अब हम क्या करेंगे? पंकज की आवाज में चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। वह जानता था कि इस तरह के मीडिया ट्रायल के सामने बड़े बड़े सूरमा भी घुटने टेक देते हैं। मोमिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने टैबलेट पंकज को वापस थमाया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं, वही शहर जिसके लोगों के लिए वह पिछले कुछ दिनों से दिन रात एक किए हुए थी। और आज उसी शहर के लोग टीवी पर देख रहे होंगे कि उनकी मसीहा असल में एक मुजरिम है। एक अजीब सी कड़वाहट उसके दिल में घुल गई। तभी बंगले का लैंडलाइन फोन बज उठा, फिर दूसरा, फिर उसका मोबाइल, एक के बाद एक कॉल्स। लखनऊ से बड़े बड़े अधिकारियों के, किसी की आवाज में हमदर्दी का दिखावा था तो किसी में डांट। सबका सार एक ही था, आपने यह क्या कर दिया? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की नाक कटवा दी। आपको तुरंत इस मामले पर सफाई देनी होगी। एक सीनियर अफसर ने तो यहां तक कह दिया, ऊपर से दबाव है। बेहतर होगा आप कुछ दिनों की छुट्टी पर चली जाएं, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। उसे धीरे धीरे अलग थलग किया जा रहा था। सिस्टम जब किसी को बचा नहीं पाता तो सबसे पहले उससे पल्ला झाड़ता है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसकी मां कमला जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर वह डर था जो हर मां अपनी औलाद को किसी मुसीबत में देखकर महसूस करती है। मिमी, उनकी आवाज कांप रही थी, मैंने टीवी पर देखा, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं तेरे बारे में। मोमिता ने खुद को समेटते हुए कहा, कुछ नहीं मां, सब झूठ है, आप परेशान मत होइए। कमला जी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना बेटी, ये दुनिया बहुत खराब है, छोड़ दे ये सब। ये लड़ाई तेरे बस की नहीं है। चल हम वापस अपने घर चलते हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई डीएम की कुर्सी, मुझे बस मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। मां के मुंह से यह शब्द सुनना मोमिता के लिए सबसे बड़ी हार थी। वह पूरी दुनिया से लड़ सकती थी, लेकिन अपनी मां की आंखों में अपने लिए डर देखकर वह टूट गई। पहली बार उसे लगा कि शायद वह हार रही है, शायद उसकी मां सही कह रही हैं। उस रात वह सो नहीं पाई। बार बार उसके कानों में उस न्यूज एंकर की आवाज और उसकी मां के डरे हुए शब्द गूंज रहे थे। अगली सुबह जब वह उठी तो उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। वह हार नहीं सकती थी। अगर आज वह हार गई तो फिर कोई भी सच के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं थी, यह लड़ाई उस भरोसे की थी जो सोमपुर के लोगों ने उस पर दिखाया था। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। यह नंबर उसके एक पुराने कॉलेज प्रोफेसर वर्मा का था, जो अब रिटायर होकर एक शांत जीवन जी रहे थे। प्रोफेसर वर्मा सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वह पत्रकारिता और जनसंचार के विशेषज्ञ थे। वह जानते थे कि शब्दों और तस्वीरों से कैसे खेला जाता है। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए, मोमिता ने बिना किसी भूमिका के कहा। प्रोफेसर वर्मा ने पूरी बात शांति से सुनी। सब कुछ सुनने के बाद वह बस इतना बोले, मोमिता, याद रखना, झूठ की रफ्तार हमेशा सच से तेज होती है। वह तुमसे आगे निकल चुका है। अब अगर उसे हराना है तो तुम्हें एक नया, उससे भी बड़ा सच बनाना होगा। तुम एक झूठ का जवाब 100 सबूतों से नहीं दे सकती। तुम्हें एक कहानी का जवाब एक ज्यादा सच्ची और ज्यादा असरदार कहानी से देना होगा।
ये शब्द मौमिता के लिए एक दिशा निर्देश की तरह थे। वह समझ गई कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत पंकज को बुलाया। पंकज, पिछले 4 दिनों में हमने जितने भी थानों और चौकियों पर कार्रवाई की है, उन सब की अनएडिटेड वीडियो फुटेज, सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी और सबसे जरूरी उन सभी लोगों की लिस्ट निकालो जिनकी हमने मदद की है। अगले 2 घंटे तक मौमिता और पंकज सबूत इकट्ठा करने में लगे रहे। उनके पास सूरजपुर थाने से छुड़वाए गए बेगुनाह लड़कों के बयान थे। भीमराव कॉलोनी के उन लोगों के वीडियो थे जो सालों से पुलिस के अत्याचार से परेशान थे। उस बूढ़ी फूल वाली का इंटरव्यू था जिसकी टोकरी पर लात मारी गई थी। उनके पास एक एक चीज का कच्चा चिट्ठा था। पंकज ने पूछा, अब इन सबूतों का क्या करेंगे? मैम, मेनस्ट्रीम मीडिया तो हमें दिखाएगा नहीं। मेनस्ट्रीम मीडिया कहानी दिखाता नहीं, कहानी बनाता है। हम अपनी कहानी खुद कहेंगे, मौमिता ने कहा। उसने प्रोफेसर वर्मा की मदद से एक युवा स्वतंत्र पत्रकार से संपर्क किया। उसका नाम था अंजलि भारद्वाज। अंजलि किसी बड़े न्यूज चैनल के लिए काम नहीं करती थी। वह एक यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट चलाती थी जहां वह बेखौफ होकर खोजी पत्रकारिता करती थी। उसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक थी। मौमिता ने आधी रात को शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर अंजलि से मुलाकात की। यह एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन अब खतरे उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मौमिता ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यह एक पेन ड्राइव है। इसमें वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। मौमिता के पास एक पेन ड्राइव था जिसमें पूरी साजिश और सबूत मौजूद थे। उसने अंजलि भारद्वाज को दिया, जो तुरंत अपनी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री के जरिए सब सच उजागर कर दिया। मौमिता की बेबसी और झूठ पर किए गए आरोपों की सारी परतें खोल दी गईं। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। हैशटैग आई सपोर्ट डी मौमिता ट्रेंड करने लगा। सभी भ्रष्ट पुलिस अफसर बौखला गए। मौमिता और पंकज ने साजिश के पीछे का नेटवर्क खोज निकाला और पता चला कि आईजी अजय शर्मा ही मास्टरमाइंड था। उसकी ईमानदार छवि के पीछे 20 साल पुराने अपने अतीत का गहरा राज छिपा था, जिसमें मौमिता के पिता की हत्या और केस दबाना शामिल था। मौमिता ने बूढ़े हवलदार रामफल से अपने पिता की हत्या का डाइंग डिक्लेरेशन दर्ज करवाया। उसके पास अब आईजी शर्मा के साम्राज्य को ध्वस्त करने के पुख्ता सबूत थे। राज्य की उच्च स्तरीय जांच समिति के सामने सबूत पेश किए गए और आईजी अजय शर्मा को गिरफ्तार किया गया। मौमिता को पुनः डीएम के पद पर बहाल किया गया। 20 साल बाद वह और उसकी मां वहीं गए जहां उनके पिता की मौत हुई थी। अब वहां डर नहीं, सिर्फ सुकून था। कमला जी की आंखों में गर्व और खुशी थी। मौमिता ने अपनी और अपने पिता की लड़ाई पूरी कर दी थी। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सभी का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।